in a better way, in a more advanced way. So let's go through a journey of a neuro rehabilitation. Basically, what is neuro rehabilitation? Basically, it's a process where we treat the impairments of a patient, that is neurologically disordered patients, to make them to the normal life, or I should say, if not normal, completely normal, then we should treat them to the become to come to near to the normal. अगर हम उनको normal नहीं ला सकते, but we should bring them to near to the normal so that they can have their own life independently. तो बेसिकली अब पैरालिसिस जो पेशेंट्स को होता है, तो वो तीन उसमें होता है, एक स्ट्रोक में, एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में, एक ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी में। इन तीनों कंडीशन में पेशेंट्स को पैरालिसिस होता है, जिसको न्यूरो रिहैबिलिटेशन चाहिए होता है। तो अब हम इसमें पास्ट में क्या करते थे बेसिकली न्यूरो रिहैब में, अगर हम 1970s में जाएं, तो व्हाट अ थेरेपिस्ट डू टू ट्रीट सच पेशेंट्स, टू ट्रीट अ पैरालिटिक पेशेंट। तो बेसिकली पुराने में हम दो अप्रोचेस यूज करते थे, वन इज कंपनसेटरी स्ट्रैटेजीज और एक होता है मसल एजुकेशन। अगर हम कंपनसेटरी स्ट्रैटेजीज की बात करें, तो उसमें बेसिकली हम क्या करते थे कि अगर पेशेंट राइट हेमी है, तो हम उसको कंपनसेट कराते थे कि वो लेफ्ट से खाना खाने लगे, लेफ्ट से लिखने लगे। वी मेक हिम प्रैक्टिस टू डू ऑल हिज एक्टिविटीज फ्रॉम हिज लेफ्ट हैंड। अगर वो राइट से चल नहीं पा रहा है, तो हम उसको असिस्टिव डिवाइस देते थे, केन दे दिया, वॉकर दे दिया, स्प्लिंट लगा लिया, गेटर लगा दिया, so that he can come to his normal life, he can come to be the independent in his life. तो पहले हम राइट हैंड की जगह उसको हम लेफ्ट हैंड पे फोकस ज्यादा करते थे अपने ट्रीटमेंट में, ताकि वो नियर टू द नॉर्मल लाइफ आ जाए, अपने सारे काम इंडिपेंडेंटली कर सके, किसी पे बर्डन नहीं बने। तो मेन फोकस हमारा उस पे इंडिपेंडेंसी पे रहता था पहले जब हम ट्रीटमेंट्स करते थे पेशेंट्स का। और दूसरा हम करते थे मसल एजुकेशन, जिसमें कि अगर टोटल पैसिव मूवमेंट्स करते थे, असिस्टेड आ गया, रेजिस्टेड आ गया, देन वी कम टू द ग्रास्प एंड रीच फिलॉसफी पे हम जाते थे, या स्पास्टिक हो गया तो वी डू गो फॉर आइसिंग टू द पेशेंट्स। तो पहले अर्लियर ये चलता था इन पेशेंट्स पे। एंड व्हाट अब हम क्या करते हैं, अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो में बात करें कि हम पेशेंट्स अगर अब हमारे पास न्यूरो रिहैबिलिटेशन के लिए आए पेशेंट, तो व्हाट वी डू नाउ इज वी यूज टू अप्रोचेस नाउ। एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच, टीम अप्रोच रहता है, और एक वी प्रमोट न्यूरोलॉजिकली रिकवर। अब कोऑर्डिनेटेड टीम अप्रोच में क्या रहता है, बेसिकली एक टीम होता है, इसमें होलिस्टिक अप्रोच रहता है। बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट रहेगा, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट रहेगा, स्पीच थेरेपिस्ट रहेगा, एंड साइकोलॉजिस्ट रहेगा। टुगेदरली दे वर्क टू एंड ट्रीट द पेशेंट इन अ होलिस्टिक वे, ताकि पेशेंट्स में जो फिजियोथेरेपिस्ट बेस्ट कर सकता है, ही गिव्स हिज बेस्ट ट्रीटमेंट। जो ऑक्यूपेशनल कर सकता है, वो ऑक्यूपेशनल करता है। यू कैन सी देयर इज अ टीम इन द पिक्चर, जिसमें कि एक फिजियोथेरेपिस्ट है, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, एक स्पीच थेरेपिस्ट है, जो कि टुगेदर एक टास्क को कर रहे हैं, एंड द टास्क इज नथिंग बट एक पेशेंट जो कि वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में जा सके। तो अब इसमें अगर हम फिजियोथेरेपिस्ट को देखें, तो फिजियोथेरेपिस्ट बेसिकली स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग देता है, एंड्योरेंस देता है उसको, ट्रांसफर टेक्निक सिखाता है, गेट ट्रेनिंग सिखाता है। तो उसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का आता है एडीएल्स के लिए। मान लो एक पेशेंट अगर बटन अप नहीं कर पा रहा है अपनी टी शर्ट को या शर्ट को, तो देन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वहां बल्क्रोज पेस्ट कर देता है, ताकि वो आराम से उसको पेस्ट करके वियर कर सके शर्ट को। अगर खाने में उसको प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके स्पून्स में, उसके फोक में उसकी थिकनेस को बढ़ा देता है होल्डिंग वाली को, ताकि आराम से पेशेंट ग्रिप कर सके एंड उसको नॉर्मल लाइफ में इंडिपेंडेंस फील कर सके, किसी और की जरूरत ना हो नॉर्मल डेली एक्टिविटी लिविंग में। इसी तरह स्पीच थेरेपिस्ट हेल्प करता है उसको सोलिंग में, कम्युनिकेट करने में, स्लरिंग ऑफ स्पीच है, तो दैट्स द रोल ऑफ द स्पीच थेरेपिस्ट टू ट्रीट हिम फॉर द स्पीच लेवल। साइकोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है, बिकॉज सच पेशेंट्स गो फॉर डीमोटिवेशन, डिप्रेस्ड रहने लग जाते हैं। तो बेसिकली साइकोलॉजिस्ट उनकी फैमिली मेंबर्स को ज्वाइन करता है, पेशेंट को मोटिवेट करता है, काउंसलिंग करता है। तो बेसिकली दिस इज द होलिस्टिक अप्रोच जो हम आजकल अभी यूज कर रहे हैं पेशेंट्स में, कि टुगेदर एक टीम बनाकर पेशेंट्स को हम
ट्रीट करते हैं, और साथ साथ एक न्यूरोलॉजिकल रिकवरी पे भी वर्क करते हैं, जिसमें कि बेसिकली हम स्टिमुलेट करते हैं नर्वस सिस्टम को। अगर नर्वस सिस्टम हमारा स्टिमुलेट रहेगा तो बेटर एक्टिविटी पेशेंट की होगी। जो पेशेंट कर नहीं पा रहा है, अगर ग्रास्प नहीं कर पा रहा है, ग्रिप नहीं कर पा रहा है, तो बेटर एक्टिविटीज कर पाएगा। So these methods were based on ideas of restorative effects of encouraging developmental movement patterns. Basically, we work on the movement patterns in this ताकि पेशेंट्स की रिकवरी बेटर हो सके। जैसे कि हम बात करें तो अगर पीएनएफ पे, बोबार थ्योरी पे, ब्रूनस्टॉर्म पे, इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेटर पे, तो नाउ डेज अगर हमारे पास कोई पैरालिटिक पेशेंट आता है तो वी गो फॉर पीएनएफ, वी डोंट गो फॉर पैसिव मूवमेंट, वी डोंट गो फॉर आइसिंग फॉर स्पास्टिसिटी। हम टेक्निक्स को यूज करते हैं, न्यूरोलॉजिकल अप्रोचेस को यूज करते हैं, पीएनएफ को यूज करते हैं, बोबार्स को यूज करते हैं, ताकि उनका पैटर्न को हम डेवलप कर सकें, ताकि रिकवरी कैन बी मोर फास्टर एंड कैन बी मोर एडवांस्ड। पीएनएफ में D1 D2 पैटर्न रह जाता है। तो इस तरह से ये हमारी जो आजकल प्रेजेंट अप्रोच है। पर इसके अलावा भी हमारे फ्यूचर में हम जो अगर देखें, इसके एडवांस रिहैबिलिटेशन हम देखें, तो उसमें दो चीजें बेसिकली रहता है। एक तो न्यू ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स और दूसरा न्यू टेक्नोलॉजीज। अगर हम टुमारो की बात करें, हमारे लिए टुमारो ही है, बिकॉज अभी जो चीजें मैं दिखाने लगा हूँ ये अभी इंडिया में आई नहीं है। अभी हम यहीं तक रुक गए हैं, पीएनएफ, ब्रूनस्टॉर्म अप्रोचेस तक ही अभी हम होल्ड हैं। तो जो मैं चीजें दिखाने वाला हूँ ये हमारे हमारे लिए टुमारो है, और बहुत जगह ये अभी भी हो रहा है। तो बेसिकली न्यू ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स और न्यू टेक्नोलॉजीज को अगर हम इनवाइट करें, उस पर वर्क करें, तो डेफिनेटली वी कैन हैव अ बेटर न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन फॉर आवर पेशेंट्स। अब ये जो नई टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, बेसिकली दीज शो इम्प्रूवमेंट्स इन द कॉर्टिकल लेवल, दे शो रिस्ट्रक्चरिंग इन द कॉर्टिकल लेवल, जिसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहेंगे, एंड इट इम्प्रूव्स द पेशेंट मच बेटर वे, जो कि अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन में हो रहा है। बेसिकली हम हेड लेवल पर, हम ब्रेन लेवल पर पेशेंट को ट्रीट करते हैं, so that we can get the better nervous system, we can get the better commands from the brain। अगर कॉर्टिकल लेवल पे रिस्ट्रक्चरिंग होने लग जाए ब्रेन की, तो बेटर कमांड्स और बेटर मूवमेंट्स आने में और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बेसिकली जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, दे वर्क ऑन द कॉर्टिकल लेवल्स, दे वर्क ऑन द कॉर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग। तो ये जो नई टेक्नोलॉजीज और प्रिंसिपल्स हैं, बेसिकली ये कुछ प्रिंसिपल्स पे वर्क करती हैं। पहला अगर मैं बात करूं तो वो है टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। बेसिकली इसमें हम फंक्शनल टास्क कराते हैं, टारगेटेड गोल्स रहते हैं, ओरिएंटेड टास्क कराते हैं। मतलब अगर हम एक पेशेंट पैरालिटिक है, उसको वॉक नहीं हो पा रहा, तो पहले हम उसको पैसिव मूवमेंट कराएंगे, फिर उसको असिस्टेड पे लेके आएंगे, फिर रजिस्टेड पे लाएंगे, फिर स्टैंडिंग पे लाएंगे, फिर उसको हम बैलेंसिंग ट्रीट करेंगे, देन विल गो फॉर एम्बुलेशन एंड देन स्टेयर। इतना लंबा टाइम इतना लग जाएगा एक पेशेंट को ठीक होने में, बीइंग अ नॉर्मल आने में, और पेशेंट तब तक साइकोलॉजिकली कितना डीमोटिवेटेड हो जाएगा अगर आप ये सोचें। तो मतलब पेशेंट ऑन द हाफ वे ओनली ही विल गिव अप। और फिर उसके बाद थेरेपिस्ट भी इतना टाइम तक पेशेंट के साथ जुड़ा रह सकता है। दूसरी तो इसलिए जो अब टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसमें हम फंक्शनल ओरिएंटेड रहते हैं, टारगेटेड गोल्स रहते हैं। हम पैसिव मूवमेंट को ही, डायरेक्ट पैसिव मूवमेंट से हम असिस्टेड पे जाएं, रजिस्टेड पे जाएं, इसकी जगह हम पैसिव को ही अपनी नई टेक्नोलॉजी के साथ हम सीधा ही एम्बुलेट करा देते हैं। तो बीच का जो मिडवे है, हम उसको एक तो माइनस कर देते हैं, जिससे कि एक तो टाइम कम लगता है और पेशेंट के लिए भी बेटर है। अगर हम सेकंड प्रिंसिपल की बात करें, दैट इज लाइक प्रोग्रेसिव टास्क रिलेटेड प्रैक्टिस ऑफ स्किल्स। मतलब वही स्किल हम बार बार उसको प्रैक्टिस कराएंगे, रिपीटेटिव प्रैक्टिस कराएंगे, तो उसके ब्रेन लेवल पर कॉर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग होगी, न्यूरोजेनेसिस होगा, जिससे कि उसकी रिकवरी विल बी मोर फास्टर एंड मोर बेटर। थर्ड प्रिंसिपल पे अगर हम आए तो दैट इज एक्सरसाइजेज ऑफ स्ट्रेंथनिंग एंड फिटनेस। जैसे जैसे पेशेंट जितना ज्यादा एक्सरसाइज करेगा, इट विल हेल्प इन ग्रेटर न्यूरोजेनेसिस, जिससे कि बेटर कॉग्निटिव टास्क वो कर पाएगा, दैट विल बी लेस हिपोकैम्पल एट्रोफी एंड रिड्यूस्ड इन वास्कुलर रिस्क ऑफ डिमेंशिया। अगर फिफ्थ प्रिंसिपल इज नई टेक्नोलॉजी के बाद में बात बोले, तो दैट विल बी ड्रग, विच इज टोटली नॉट आवर पार्ट, बट स्टिल ड्रग्स भी साथ साथ चलेंगे उस पेशेंट के लिए, और साथ में न्यूरो स्टिमुलेशन भी होगा, जो कि नई टेक्नोलॉजीज, नई रोबोट्स के साथ हम उसको ट्रीट करेंगे।
अब हमने डिसाइड तो कर लिया कि हम तो नई टेक्नोलॉजीज, नई ट्रीटमेंट, नई एडवांस से करेंगे एंड इट विल हेल्प हिम इन दिस ब्रेन कॉर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग। बट हमें कैसे पता चलेगा कि रियली वो वर्क कर रहा है? बिकॉज ब्रेन में घुस के कौन देखेगा कि सच में कॉर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है? मतलब अब पेशेंट को भी हम कैसे वो करेंगे, कन्विंस करेंगे कि यस यू आर ऑन अ बेटर वे? बिकॉज न्यूरो रिहैबिलिटेशन पेशेंट्स को टाइम लगता है एंड टाइम के साथ साथ उनको मोटिवेशन, साइकोलॉजिकली सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो टिल दैट टाइम हम उनको बांध के रखेंगे यस द रिकवरी इज गोइंग ऑन इन योर ब्रेन लेवल। तो उसके लिए बेसिकली टू डायग्नोसिस हैं जो कि एडवांस लेवल के हैं। वन इज फंक्शनल नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रोस्कोपी। बेसिकली इसमें क्या होता है कि ब्रेन की एवरी लेवल पे इमेजिंग ब्रेन एक्टिविटी, जब पेशेंट कुछ एक्टिविटी करता है तो हम उसकी एक पिक्चर शॉट से खींचते रहते हैं हर लेवल पे, ताकि पता चलता रहे कि कितना ऑक्सीजनेशन हो रहा है उस एक्टिविटी के ड्यूरिंग। कम हो रहा है तो वी कैन enhance the activity, we can involve the patient into that activity more and more ताकि oxygenation level बढ़ सके। And how this spectroscopy, infrared spectroscopy works, let me show you. You can see in the picture there is a blue electrode. अब ये blue electrode हम forehead पे या head पे रखते हैं patient के, तो this continuously takes an image of the brain inside, which shows what is the activity, what is the level of blood oxygen in the brain at different activity levels. So हम जैसे आज हमने एक इमेज लिया, ये जो इलेक्ट्रोड है, it will be connected to a computer and in a better way. Again you see it. Let me forward it some. Yes, the ball is reaching to the patient, and once he will do the actions outside, the ball will be kicked inside. It's all virtual reality stimulation. It is called all virtual reality stimulation. We are used to play games like this, our Xbox and all, but internationally we are using is for the treatments of the patient, for a treatment of a paralytic patient. This is what the third thing, and now let's move on to the fourth technology which we have, and I think this will be the last one. एंड उसके बाद जो मैं आपको दिखाऊंगा वो बहुत ही अलग ही सी चीज है जो आपने सोची भी नहीं होगी, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो रहा है, ऐसे भी ट्रीट होते हैं पैरालिटिक पेशेंट। दिस फोर्थ वन इज ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेरेंस। मतलब आप सोचो ब्रेन में और स्प्लिंट वो काम करके देगा। इट्स टोटली बेस्ड ऑन दैट थिंग। आपके ब्रेन में जो पेशेंट के ब्रेन में जो थॉट आएगी वो थॉट स्प्लिंट रीड करेगा, और वो उसको, अगर आपने रीड किया कि मुझे रिस्ट फ्लेक्शन में करना है, ब्रेन में सोचा आपने कि रिस्ट फ्लेक्शन में करना है, वो कमांड को ब्रेन रीड करेगा, और वो स्प्लिंट रीड करेगा, सॉरी, और वो स्प्लिंट विल मेक योर रिस्ट इनटू फ्लेक्शन। मतलब जो पेशेंट बिल्कुल ही वेजिटेटिव स्टेट में है, बोल नहीं सकते हैं, बिल्कुल ऑन बेड है, ये उनके लिए है। what it is a technology which allows a human to control a computer peripheral or other electronic device with thought। मतलब एक कंप्यूटर को हम अपनी थॉट कंट्रोल कर सकते हैं। इट डज सो बाय यूजिंग इलेक्ट्रोड्स टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इन द ब्रेन which are sent to the computer। ब्रेन हम हेड पे डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स प्लेस करते हैं। इट्स वर्क्स ऑन द ईईजी पे वर्क करता है। वो इलेक्ट्रोड्स ब्रेन के जो सोचते हैं उसको रीड करेगा। वो इलेक्ट्रोड्स एक कंप्यूटर से अटैच होते हैं। वो सिग्नल्स हमारे ब्रेन के इलेक्ट्रोड्स के थ्रू उस कंप्यूटर तक पहुंचेंगे। कंप्यूटर हमारी ब्रेन की कमांड्स को रीड करेगा। और सेकंड, दूसरी तरफ वो कंप्यूटर एक स्प्लिंट से अटैच्ड है, तो वो जो हमारी ब्रेन के सिग्नल्स कंप्यूटर तक आए उसको रीड करके कंप्यूटर ने स्प्लिंट को ट्रांसफर किए, और वो स्प्लिंट वो मूवमेंट करेगा। हाउ ब्यूटीफुली इट वर्क्स, लेट मी शो यू। मतलब इट्स टोटली अनबिलीवेबल। और ये इसका
अगर एडवांटेज जो मैंने आपको बताया, इट वर्क्स इन टोटली वेजिटेटिव पेशेंट्स जो बोल नहीं सकते उनके लिए, पर डिसएडवांटेज यही है कि इट्स नॉट अवेलेबल एट एवरी प्लेस, रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन इट, हाउ यूजफुल इट इज. So let me show a video of it. You can see this electrode cap. We have made a patient wear it. We will attach the electrodes to the patient. Consists in non-invasive recording of the electrical brain activity on the scalp using the conducting electrodes. Such a measurement represents a standard clinical approach. After setting up the EEG cap, the electrodes are filled with a conducting gel. The acquired values of the recorded EEG signal are processed by the computer, which is connected back to the robotic splint. The paretic arm is fixed in the robotic splint to make the patient feel comfortable. During neurorehabilitation training, the passive sequences when the patient is instructed to relax are alternated with active sequences when in the sensory motor cortical area. This is due to synchronization and desynchronization of the EEG rhythm. The patient is rewarded by the splint moving the wrist in a predefined way. The system allows to control the level of the required signal change during mental movement and hence to modify the difficulty of the training. The alternation of the sequences is maintained by vocal instructions. Relax. People are treating the patient this way also. Move. कहीं ना कहीं हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है पर कहीं तो हो रहा है. और अब इसी में जो फ्यूचर प्लानिंग चल रही है, जो हमारी स्टडीज चल रही हैं, जो हमारी इन्वेंशंस चल रही हैं, उसमें ये है कि यही टेक्नोलॉजी से एक पूरा रोबोट बनाया जाए जो कि पेशेंट सोचे कि उसको लेफ्ट लेग आगे रखना है और वो रोबोट लेफ्ट लेग आगे रख दे. अभी हम लोकोमार्ट से हम कर रहे थे, इट वाज ऑल कंप्यूटराइज्ड. उसमें हमें सेट करना पड़ रहा था कि ये लेग आगे, ये हिप का इतना फ्लेक्शन, ये इसका इतना, नी का इतना एक्सटेंशन, तो वो लोकोमार्ट उस पर चल रहा था. बट अब जो फ्यूचर प्लानिंग चल रहा है वो एक स्प्लिंट से एक पूरा स्केलेटन बनाने को चल रहा है कि वो हम सोचे कि इतना हमें लेफ्ट लेग से आगे वॉक करना है और लेफ्ट लेग आगे चली जाए. हमें सोचें कि हमें लेफ्ट लेग राइट लेग आगे रखना है और राइट लेग आगे चली जाए. In this, basically, what brain computer interference to a exoskeletal brace. We bypass the damaged area of the brain or spinal cord by sending sort of waves to the limb. हम कंप्यूटर से स्केलेटल को वेव्स भेजते हैं, एक्सोस्केलेटल को वेव्स भेजते हैं, जो कि बायपास कर देता है हमारे इंजर्ड पार्ट को, इंजर्ड एरिया को, और कमांड्स को आगे फॉलो करता है. Let me show you. This is all experimental. This exoskeletal thing is going under researches, is going under trials. Whether it will benefit to the patient or it will harm the patients more. Let me show you a video of this. This is an exoskeletal. You can see it has a wireless EEG emitter, and here we have a receiver. यहाँ रिसीवर से ट्रांसमिट होगा और ये वायरलेस रीड करेगा, यहाँ से ये सिग्नल प्रोसेस होगा. एंड वी हैव अ विजुअल थिंग जो कि फॉरवर्ड राइट बैक सब में है, सब कमांड्स को बताएगा. अगेन वी हैव प्लेस्ड एन इलेक्ट्रोड कैप टू द पेशेंट, EEG कैप. फॉर बेटर कंडक्टिंग वी आर पुटिंग द जेल इनटू इट. जैसे EEG आपने करते हुए देखा होगा, सेम उसी तरह से. नाउ हम पेशेंट्स को कमांड देंगे कि उसको वॉक करना है, लेफ्ट लेग आगे रखना है, तो पेशेंट अपने ब्रेन में सोचेगा कि उसको लेफ्ट आगे रखना है, और वो चीज हमने उसको कमांड दिया, पेशेंट ने अपने माइंड में सोचा, उसकी जो इलेक्ट्रोड से इस ट्रांसमिशन वायरलेस ने रीड किया, उसको सिस्टम में उसने ट्रांसफर किया, सिस्टम से यहाँ पे एक्सोस्केलेटल पे ट्रांसफर हुआ, और ट्रांसफर होते ही एक्सोस्केलेटल ने अपना मूवमेंट दिखाया. मतलब जो ने सोचा इलेक्ट्रोड से इस रिसीवर पे गया, रिसीवर से सिस्टम में, सिस्टम से इस ट्रांसमीटर में, और एक्सोस्केलेटल स्टार्ट्स
functioning it, starts moving it. You can see this is a total paralytic patient with paraplegic patient. He's just thinking that he has to lift his left leg and the exoskeleton is lifting the left. And he's thinking he has to lift the right leg. Exoskeleton is helping him to lift the right leg. इससे restructuring of brain कितना ज़्यादा होगा आप ये सोचो. पहले दिन से ही patient can walk. Definitely with an external support, the patient can walk. नहीं secondary activity आप देखो, the patient एक लाइन पर पहले लाइन पर वॉक कर रहा है, उसका gait pattern rhythmic रहेगा, better रहेगा. From the initial days only we are teaching him a gait in a proper manner. जबकि पहले की हम चलते थे passive movement, resisted, standing, braces, balancing, it's all just he's thinking and the legs are moving. तो यहाँ नहीं हो रहा है पर कहीं तो हो रहा है. मैं बार बार यही कहूँगा कि ये टेक्नोलॉजीज जो है दिस इज आर टुमारो, ये आज कहीं हो रही हैं पर कल इंडिया में भी होंगी. वी हैव रीच्ड टू FES and somewhere at some places we have our virtual reality simulation also working with us, and mirror also we are doing, but this brain interference thing, it still has to reach in India, and definitely it will come sooner or later in coming years, and we will treat our patients in totally different way. मतलब passive movements एक तरफ रह जाएगा और इस तरह से हम आगे आने वाले टाइम में अपने पैरालिटिक पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे. यू कैन सी हाउ आवर फ्यूचर विल बी ऑफ आवर पैरालिटिक पेशेंट्स. तो ये कहीं तो हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा, तो एक दिन हमारे साथ इंडिया में भी होगा और जल्दी होगा बड़े बड़े सेंटर्स. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you very much. Thanks a lot for a great elaboration on the topic, neurorehabilitation. And we have a deep insight about what we were doing, and now what is the future of the neurorehabilitation from the relaxed press movement and the PNF techniques. Now we are moving towards the robotics and other brain interface technologies in the neurorehabilitation, and many more in the neuromodulation also. So really, it was a great presentation, excellent presentation. So we have a great learning today, sir. Thank you. Thank you very much. Sir, can we go ahead for some queries, sir? There are, I think. Definitely. Yes, sir. So can you read from the chat box, or I should narrate for you? You can narrate for me. It will be much better. Okay, sir. So there is one query, sir. For starting with FES bike, what should be the minimal MMT grading? What will the minimal? MMT grading, manual muscle testing gradings. See, I told you we can put a total passive patients on it also. If we have MMT1 also, we can put the patient. We have to set the settings accordingly. It takes passive patients also, assisted patients also. So it's MMT मतलब 1 पे भी हम ले सकते हैं patients को. Total passive patients को भी हम FES bikes पे ले सकते हैं. There's one more query, sir. There are do and don'ts for FES application. Do's and don'ts for FES. Do's and don'ts में ये है कि एक तो अगर upper limb ज़्यादा affected है तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि we have upper limb FES also, कि उसमें हम क्या better रह सकता है. A patient can sit on the wheelchair for such more time also or not. तो वो सब चीजें देखना पड़ेगा. फिर उसका थोड़ा बाउल एंड ब्लैडर का भी चेक करना पड़ेगा, whether he can sit for that much time on FES or not. So basically contraindications are very less in FES. Majorly integrations हम मतलब यूज करते हैं FES उसमें patients को. Now, sir, how much weeks taken from 0 MMT to improvement phase by the locomotor training in case of paraplegia?
So he's Come asking again, sir. about, yes, sir. He want to ask about how many time it takes to get recovered from the paraplegia if patient was previously in the grade 0 in MMT. I think after using FES. Sir, once again, sir, it's not Yes, sir. audible actually. Your Okay, signal okay. is. Yes, sir. So the question is like, someone is asking that how much time it will take for a patient to get recovered from paraplegia, complete paraplegia, muscle grade was 0, then how much time after the patient will get recovered? It's And totally will, dependent upon the injury. It's totally dependent upon the injury, what injury is having, what are the diagnoses. A complete spinal cord injury है, incomplete spinal cord injury है. It's totally dependent upon the injury के किस level पर injury है, उस पर पूरा depend रहता है. It's not a fixed protocol कि इतने time में patient recover हो ही जाएगा. Some will take more time, some will take less, depending upon the diagnosis of their diagnosis. yes, sir. Thank you, sir. Thank you very much. There is one more query, sir. There, can we have a brief insight into the affordability of these techniques, the cost affordability of the techniques, these advanced neurorehabilitation These methods? these technologies are still not introduced in India, so it will take time to come in India. These robots will take time to come to India, and till the time it comes to India, उसकी affordability बोलना बहुत मुश्किल है अभी कि कहाँ आएंगी इंडिया में और कितने हायर सेंटर्स में आएंगी और फिर क्या उसका कॉस्ट रहता है. So, but it is already started in internationally, and definitely one day it will soon reach to India also. We will start treating our neuro rehab patients, paralytic patients, and with these techniques also. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Can you please briefly give an overview on the frequency and the time which is commonly used for the treatment of with using FES, and any idea about the cost? See, FES we gives once in a day. Basically, what we use अब जो हमारे setup में once in a day, one session in a day to the patient. Or cost is not much in this. Basically, the cost is not much in the FES session to the patient. It is affordable to the patients, and it's a simple way of giving a treatment. Like we just paste the electrodes and do all the settings. जैसे muscle stimulator होता है उसी तरह से FES का, and we have a smaller version also in FES, which we can carry to the wards also. Okay. Which Thank you, sir. Thank you very much. There's one more query. Actually, we are receiving lots of queries. Means people were sincerely attending the session, and it was a great session. It is a actually. thank you very much. Yes, sir. So there is one more query that can you please give an overview in the role of RTMS in neurological conditions? RTMS. Come again. Role of Come again. RTMS. RTMS. Repetitive transcranial magnetic stimulation. Its role in the neurorehabilitation. Any brief It has overview? a good role. Please, Yes, please. sir. Come again. What? No, sir. Please go. Please go ahead. Yes, we have a good role in this, and we have seen the recovery is much better with it. But depends how the therapist, how comfortable the therapist in using it. But हर therapist का एक protocol set होता है कि he is comfortable with PNF or he is comfortable with which approach he is. So, and with which approach he is getting the results. So it's all based on the therapist to select which approach he is selecting for the patients, and in which approach he is better and he is the. So thanks a lot, sir, for a great session. We had a great learning ahead, and in the chat box also we are receiving a very good compliments, very good feedback over here. So it was really a wonderful session. We had a great learning ahead, and even though I would like to let you know, sir, that in today's session we have such a great eminent personalities with her who has joined us for this session only. We have the teacher of the teachers, Professor Dr. Sanjeev Kumar sir from the KL Institute of Physiotherapy, Belgaum, Mumbai, and along with this
we are having a few more senior dignitaries present over here. Dr. Kalpana Jutsi ma'am, she is the associate professor in the Jamia Hamdard University, Delhi. Dr. Jiten Munjal sir, he is a senior physiotherapist in the North DMC Medical College, Delhi. My own teachers, Dr. Harsh Rajdeep sir, Dr. Charu Sharma ma'am, Dr. Ritu Rajdeep ma'am. So they all are joining us. And you have forgot one legendary, that is Dr. Dharam Pani Pandey sir. I can see him here. Yeah. So my all sir, regards to all Kumar sir these is also there. He's also there. So my all regards to all these legendary peoples here who took their time out and listened to me. So I know I'm still in a learning phase from all of you, but I am on the right path, and I hope we'll do better in the coming time. Yes, sir. So it is really a matter of immense pleasure for us, and we are really honored to have all such dignitaries present over here for supporting us, for blessing us, and we are really indebted for them for their love and blessings. Yes. So, even though, sir, you would be pleased to know that we are having the participants from 3 countries in the session. Dr. Amita Anup Sharma, ma'am, she is senior physiotherapist from the Dubai, Yanugu. My teacher, Dr. Charu Sharma, is joining us long away from the Washington, USA. One more physiotherapist, Dr. Priyanka Mangal, ma'am, she is also joining us from the USA itself. And you know, the dignitaries and legendary physiotherapists are joining us from all the part of the country, from Assam to the Srinagar. So we are really grateful to all the participants, all the senior academicians and teachers for joining us and supporting us. And we are really heartfully thankful to you, sir, for giving your time to share your precious knowledge among us. So it is a really immense pleasure for us. Thank you. Thank you. To everyone for all joining it. Thank you all. And at the last, now there is information. Tomorrow again we have a session with Dr. Himanshu Tiwari on the recovery via A3 stage approach. So we'll be again back at 9 p.m. tomorrow. Till then, stay tuned, stay safe, and we'll meet again tomorrow at 9 p.m. Few more webinars has been planned. One, I have shared the link in the chat box of the YouTube channel also. The upcoming webinar, even the link to register for that webinar. If someone is having any difficulty, they can directly message me. Number is always available in all the flyers, so they can ping me on the WhatsApp if there is any difficulty. So stay in touch, stay safe. Again, thanks a lot to the resource person of the day, a great personality, Dr. Kapil Mago sir. Thank you very much. Thanks a lot. Thanks a lot. Good night, sir.